सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे उनमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझ करके एक बार समझ करके अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो वह क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रहेंगे, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 401 से। इसके पहले आप लोग को पता ही है कि 8 पार्ट में हमने 400 क्वेश्चन पूरा आपको पढ़ा दिया है और ये आपका 9वां पार्ट है, 9वां वीडियो है आपके 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 401 से। तो क्वेश्चन नंबर 401 है, अनेकता में एकता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है। प्रयोगवाद का, यथार्थवाद का, प्रयोजनवाद का या आदर्शवाद का? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवाद का। यह किसका कथन है? आदर्शवाद का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 402 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 402 है, प्रयोजनवाद का सिद्धांत है मानवतावादी दृष्टिकोण, ज्ञान क्रिया का उत्पाद है, तर्क संगत इच्छा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत है वह है मानवतावादी दृष्टिकोण, ज्ञान क्रिया का उत्पाद है, तर्क संगत इच्छा। ये तीनों ही प्रयोजनवाद के सिद्धांत में आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोजनवाद के सिद्धांत में मानवतावादी दृष्टिकोण भी आता है, ज्ञान क्रिया का उत्पाद है यह भी आता है, और तर्क संगत इच्छा, यानी कि जो चीज सही है हम उसको प्रयोग करने के बाद जब सही मानते हैं तभी उसको हम प्रयोजनवाद के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 403 पर आते हैं। प्रकृतिवाद पाठचर्या की विशेषता है, इसमें क्रियाओं और कौशलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसमें जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित विषयों का प्रावधान है, यह बाल केंद्रित है या उपरोक्त सभी। तो जो प्रकृतिवाद शिक्षा है हम कह सकते हैं इसमें क्रियाओं और कौशलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसमें जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित विषयों का भी प्रावधान किया गया है। और ये जो प्रकृतिवाद शिक्षा ये पूरी तरीके से बाल केंद्रित है, बालक को ध्यान में रख करके ही यह शिक्षा बनाई गई है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 404 है, प्रकृतिवादी शिक्षा की निम्नांकित प्रमुख विशेषता है। श्रम का महत्व, व्यवहारिकता, बाल केंद्रित शिक्षा या कठोर अनुशासन। तो प्रकृतिवादी शिक्षा की सबसे अच्छी विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को ध्यान में रख करके उसको शिक्षा दी जाती है, उसकी आयु को, उसकी बुद्धि को ध्यान में रख करके ही उसको शिक्षित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 405 है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। रॉस, यह किसने कहा है? रॉस ने कहा है। रॉस का यह कथन उनकी किस शिक्षा दर्शन में आस्था को प्रकट करता है? प्रयोजनवादी, आदर्शवादी, अस्तित्ववादी या फिर प्रकृतिवादी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इनकी प्रकृतिवाद में आस्था को प्रकट करता है कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, यानी कि बच्चे को यहाँ पर क्या बनाया गया? इनकी शिक्षा जो थी, इन्होंने जिस शिक्षा को माना वह शिक्षा बाल केंद्रित थी और जो प्रकृतिवादी है उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को ही प्रमुखता दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 406 है, अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छी शिक्षा में किस प्रकार का डिसिप्लिन जरूरी होता है? कठोर अनुशासन, आत्म अनुशासन, स्वतंत्र अनुशासन या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सबसे अच्छा अनुशासन है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 10 बच्चे भी बहुत शरारती हैं तो शिक्षक सही से क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे। जरूरी यह है कि 30 के 30 बच्चे अनुशासन में रहें, उनके अंदर खुद आत्म अनुशासन हो। जरूरी नहीं अगर वो बात कर रहे हो तो उनको पता है कि शिक्षक डांटेंगे, इससे अच्छा बात ही ना करें। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर खुद आत्म अनुशासन की भावना चाहिए। अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो हमें बात नहीं करनी है, उनकी बात को ध्यान से सुनना है। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 407 है, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधियां सर्वश्रेष्ठ हैं। निगमनात्मक विधि,
प्रयोजना विधि या प्रयोजन विधि, आगमनात्मक विधि या खेल विधि। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल विधि। प्रकृतिवाद ने खेल विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 408 है, बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान होती है, छात्र प्रधान होती है, हस्तशिल्प प्रधान होती है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो बुनियादी शिक्षा होती है इसमें बच्चों को क्राफ्ट सिखाए जाते हैं या फिर इस तरीके की चीजें सिखाई जाती है जिससे चल करके वह अपना कोई व्यवसाय कर सकें, रोजगार में लग सके, यानी कि अपना कुछ ना कुछ खुद का बिजनेस कर सके, उन्हें कुछ ना कुछ रोजगार के लिए ऐसा नहीं है कि भटकना पड़े। तो ये सारी चीजें बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्रिया प्रधान होती है या कुछ ना कुछ बच्चे हाथ से करके सीखते हैं, और छात्र प्रधान होती है, बच्चे खुद बनाते हैं। और हस्तशिल्प का मतलब ये कि हाथों से करके या हाथों से ही वह कला बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, जो चीजें भी आप समझ पाए अपने अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि बच्चे इसमें हाथों से कुछ हस्तशिल्प की वस्तुएं जैसे कि मूर्ति बनाना हो गया, इसके अलावा पेंटिंग बनाना हो गया, या हैंडक्राफ्ट की जो भी चीजें बच्चों को आती हैं अपने अनुसार वह बच्चे बनाते हैं। तो इसमें हाथों का यूज तो होता ही है। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 409 है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को स्वावलंबी बनाना है, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना है, तत्व ज्ञानी बनाना है या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो बुनियादी शिक्षा है इसका जो उद्देश्य होता है यह बच्चों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, तत्व ज्ञानी बनाना, ये सारी चीजें आती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 410 है, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता नहीं दी जाती, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है या इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें पाठ्य वस्तु या पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, यानी कि बच्चे की समझ किस तरीके की है, बच्चा किस तरीके की चीजों को करना चाहता है, उसे कौन कौन सी चीजें समझ में आती हैं, इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 411 पर आते हैं, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है, निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? कढ़ाई, रंगसाजी, मिट्टी के खिलौने बनाना या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें क्या सृजनात्मक ही तो हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 412 है, बेसिक शिक्षा पद्धति इस धारणा पर आधारित थी कि बालक समाज के लोगों के सहयोग से भी अच्छी बातें सीखता है, पुस्तक पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकता है, या आर्थिक प्रेरणा के बिना कुछ सीखने का इच्छुक नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 413 पर आते हैं, शिक्षा के संबंध में गांधी जी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? शिक्षा के प्रयोग, कार्य और खोज को स्थान मिलना चाहिए, शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, साक्षरता शिक्षा है या शिक्षा बालकों की समस्त शक्तियों तथा उनमें निहित गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया साक्षरता शिक्षा है, यह गांधी जी के अनुसार यह क्या है, यह उन्होंने कहा ही नहीं है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बाकी शिक्षा के प्रयोग, कार्य और खोज को स्थान मिलना चाहिए, यह गांधी जी ने बार बार कहा है। शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, कुछ ना कुछ बिजनेस कर पाए, समाज में अच्छा नाम कर पाए। और जो शिक्षा होनी चाहिए वह व्यक्ति के अंदर समस्त गुणों को क्या करने वाली हो, जितने भी गुण है उसके अंदर उसका विकास करने वाली हो, उसके अंदर की शक्तियों का विकास करने वाली हो, इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, यह गांधी जी ने कहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 414 है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 415 है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है पूरी जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों का अनुपात, पूरी जनसंख्या को शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत लाना, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या की दर में कमी या वृद्धि, या राष्ट्र की
जनसंख्या को स्वस्थ बनाने की शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या दर में वृद्धि या कमी, यही होता है जनसंख्या शिक्षा का अर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी दर में कमी या वृद्धि, यह जनसंख्या शिक्षा का मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 416 है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का क्या योगदान था? किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट विधि या डाल्टन प्लान। तो आप सभी को पता है कि फ्रोबेल ने क्या दिया था? किंडरगार्टन पद्धति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 417 है, एक शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। उनका कहना है कि स्कूल में बच्चों को सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है, देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए, या स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है, इन्होंने क्या कहा है फ्रोबेल ने, कि जो स्कूल होता है वो एक बाग की तरह होता है, जो स्कूल होता है वो एक बाग की तरह होता है, और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो इस बाग में लगे हुए छोटे पुष्प की तरह होते हैं। तो देखभाल इनकी कैसे करनी चाहिए? देखभाल कोमल पौधों की तरह करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, बच्चों की देखभाल पौधों की तरह करनी चाहिए। जिस तरीके से जो एक माली होता है अपने पौधों का ख्याल रखता है और उनको नियमित रूप से पानी खाद डालता है, वैसे ही एक शिक्षक को होना चाहिए और उसे भी अपने बच्चों का ख्याल इसी तरीके से रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 418 है, नवोदय विद्यालय ग्रामीण बच्चों के लिए है, केवल शहरी बच्चों के लिए है, ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए है, या उन छात्रों के लिए है जो सैनिक बनने के इच्छुक होते हैं? जो नवोदय विद्यालय है वह ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 419 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है, कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक साक्षरता दर रखता है? वो है केरल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 420 है, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए क्या है? शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 421 है, कहा जाता है कि अध्यापक साधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? कि एक अध्यापक का साधन संपन्न होना चाहिए, उसके पास खूब धन संपत्ति होनी चाहिए ताकि उसे ट्यूशन ना पढ़ाना पड़े। इसके अलावा उसके ऊपर तक पहुंच होनी चाहिए ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचा सके। उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। फिर है, छात्रों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि स्कूल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। तो आपको अच्छे से पता है एक अच्छे टीचर की खूबी क्या होती है, कि वह अपने बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको हल कर सके। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 422 है, अभ्यास से क्या होता है? याद होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, गृह कार्य नियमित रूप से करने की आदत पड़ती है, या ज्ञान प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है, अभ्यास करने से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 423 है, संचयी अभिलेख से बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, बच्चों की पढ़ाई के स्तर का पता लगाया जा सकता है, बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, या बच्चों के विकास का पता लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है, बच्चों के विकास का पता लगाया जा सकता है संचयी अभिलेख के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 424 है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने वाली हो, या उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी चीज आप बच्चों को दिखा रहे हैं, दृश्य सामग्री है, कोई चार्ट है, ग्लोब, आप कुछ दिखा रहे हो बच्चों को, तो बच्चों के पाठ्य विषय के अनुरूप। अब कक्षा 1 के बच्चों को आप ग्लोब दिखाओगे तो वह क्या समझ पाएंगे? तो इस तरीके से बच्चे, जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाए, पृथ्वी के बारे में जाने कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सौर परिवार क्या है, तब तो बच्चे को पता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। तो पाठ्य विषय के अनुरूप ही, यानी कि जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप ही आपको बच्चों को दृश्य सामग्री दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 425 है, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है, अध्यापक के व्यक्तित्व से, छात्रों के सहयोग से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या अनुशासन के पालन से?
राइट आंसर है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। जब शिक्षक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, सहायक शिक्षण सामग्रियां जो होती हैं, इसके अलावा वह चार्ट, ग्लोब, इस तरीके की चीजें क्लास में लेकर के आते हैं और बच्चों को अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल देकर के क्लास में समझाते हैं, तो इस तरीके से जो शिक्षा है वह बेहतर बनती है और रोचक बनती है। क्वेश्चन नंबर 426 है, शिक्षा में टेलीविजन का जो स्थान है वो उपयोगी है क्योंकि अच्छे शिक्षकों की कमी है। टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। टेलीविजन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन को टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोगी होता है। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है, मेधावी छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है, बालकों की जिज्ञासा बढ़ाता है या छात्रों का ध्यान मूल विषय से हटाता है। तो कक्षा में जो दृश्य श्रव्य सामग्री होता है वो किस प्रकार से उपयोगी होता है? यह जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, यह उनको सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन आता है? टेलीविजन आता है, कंप्यूटर आता है। इसको आप देखते भी और सुनते भी हो। एक बार यहाँ पर देखने की बात दृश्य और श्रव्य मतलब सुनने की बात हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 428 पर आते हैं, जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उसको कक्षा में तैयार कर लेना चाहिए। उसका उल्लेख पाठ योजना में कर लेना चाहिए। तभी दिखाना चाहिए जब छात्रों की उत्सुकता बढ़ जाए या कक्षा शिक्षण शुरू करते ही छात्रों को दिखा देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उसको क्या करना चाहिए? पाठ योजना में जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि जब आप पाठ योजना लेसन प्लान बना रहे हो बच्चों के लिए, तो जब आप उसमें लेसन प्लान में आप लिखे रहोगे तभी तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी। जब आप लेसन प्लान में लिखे रहोगे ये चीजें कि आपको कब क्या चीज प्रयोग करनी है, कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, तो आसानी होगी आपको पढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 429 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग। पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जरूरी हो, पाठ का विकास करने के लिए किया जाए, ऐसे करना चाहिए कि छात्रों पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 430 है, किसी शिक्षण सामग्री को आप किस शिक्षण सामग्री को आप उत्तम शिक्षण सामग्री मानते हैं? जो देखने में सुंदर व रंग बिरंगी हो, जो पाठ्य विषय से संबंधित हो, जो आसानी से मिल जाए या जिसे पहली बार प्रयोग में लाया गया हो। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो विषय या पाठ्य विषय से संबंधित हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 431 है, कुछ विषयों का शिक्षण टेलीविजन के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकता है क्योंकि इन विषयों में अध्यापकों की कमी होती है। टेलीविजन शिक्षण के माध्यम से अनुशासन बढ़िया रहता है, या टेलीविजन के द्वारा जो दृश्य अनुभव प्रयोग दिखाए जा सकते हैं उनका प्रबंधन स्कूल में कर पाना संभव नहीं होता है। यानी कि जो टेलीविजन पर बच्चे देख रहे हैं पहाड़, झरने या आसपास जो जानवर देख रहे हैं, वो उनको साक्षात क्लास में लेकर के आना शिक्षक के लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चे टीवी में देख करके बहुत सारी चीजें, जैसे कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बच्चे मोबाइल में देख करके बहुत सारी चीजें पहचानते हैं, जानते हैं, जानवरों के नाम, पशुओं पक्षियों के नाम। तो इस तरीके से जो टेलीविजन है या जो टीवी है इसमें बच्चे देखते भी हैं और अनुभव भी करते हैं, बहुत सारे जानवरों की आवाजें वह सुनते हैं जो क्लास में एक शिक्षक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है बताना। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता है बच्चों को कोई टॉपिक समझाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 432 है, श्यामपट्ट प्रतीक है अध्यापक का, शिक्षण का, कक्षा का या स्कूल का? दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एक कक्षा नहीं बनती जब तक उसमें एक ब्लैक बोर्ड ना हो। जब उस कमरे में एक ब्लैक बोर्ड टंग गया तो वह कमरा क्या हो गया? क्लासरूम हो गया। क्लासरूम का मतलब क्या होता है? शिक्षण कक्ष। क्लासरूम मतलब शिक्षण कक्ष हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए श्यामपट्ट किसका प्रतीक है? शिक्षण का। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, शिक्षण का प्रतीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 433 है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप कक्षा में पढ़ाते समय किस प्रकार के बच्चों से प्रश्न पूछेंगे?
सबसे कमजोर बच्चों से, औसत दर्जे के बच्चों से, पढ़ाई में तेज बच्चों से या सभी बच्चों से? यानी कि आप वीक बच्चों से पूछेंगे या नॉर्मल बच्चों से, या ये कहें कि जो पढ़ाई में बिल्कुल नॉर्मल है, औसत बच्चे, या फिर जो बच्चे सबसे तेज हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आप सभी बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन डी सही है। कमजोर बच्चों से भी, औसत दर्जे के बच्चों से भी और पढ़ाई में तेज बच्चों से भी, सभी से आप प्रश्न पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 434 पर आते हैं। शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उसे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाते हैं हम? उनके माँ बाप से पूछकर, उनके साथ बात करके, उनसे प्रश्न पूछकर या मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ के। तो आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी है, लेसन प्लान में हम प्रस्तावना बनाते हैं और प्रस्तावना में हम क्या करते हैं? बच्चों के पूर्व ज्ञान का ही टेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? हम उनसे प्रश्न ही तो पूछते हैं प्रस्तावना कौशल में। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 435 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि उनका मापन प्रायः स्थिर होता है। इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इनको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। या ये प्रतिभावान और मंद बुद्धि छात्रों के बीच अंतर नहीं स्पष्ट करते। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनका मापन क्या होता है? प्रायः स्थिर होता है। जैसे कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से अगर 20 क्वेश्चन टीचर ने दिए हैं तो इसको चेक करना क्या होगा? आसान होगा, क्योंकि बच्चों को केवल ऑप्शन लगाने को दिया गया, टिक लगाने को। तो इसको चेक करना भी इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 436 है। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है? ताकि बच्चे बार-बार खाने के इससे क्या फायदा होता है? देखिए, बच्चे बार-बार खाने के आदी हो जाते हैं। दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल से गैरहाजिर नहीं होते। बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है या बच्चों की सुस्ती दूर होती है। दोस्तों, जो विद्यालय में खाना बनने का जो यहाँ पर सिस्टम शुरू किया सरकार ने, जिसे मिड डे मील योजना हम कहते हैं, जो कि अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से अब जानी जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य वो है बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन इससे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 437 है। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम या अभिभावक? तो शिक्षा की दिशा छात्र ही निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 438 है। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है या नए अनुभवों को ध्यान में रखना होता है। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करते हैं तो उन्हें बच्चों की बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 439, छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? बाल केंद्रित शिक्षा का आशय क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना या शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो छात्र केंद्रित जो शिक्षा होती है, इसमें हमें प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके ही पढ़ाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 440 है। पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उससे अलग-अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। वह विषय केंद्रित हो जाएगा, वह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा या वह छात्रों में लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उससे अलग-अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि जो पाठ्यक्रम हो लोचशील हो, यानी कि बहुत लचीला हो, सभी बच्चे उसको समझ पाए, आसान हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 441 है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके उसको शिक्षा दी जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 442 है। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु या लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। तो शिक्षा क्यों आवश्यक है? शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है ताकि जो लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय में लेकर के आए, उनका एडमिशन कराएं और बच्चों को अपने शिक्षित बनाएं, ताकि हमारा जो देश है वो विकसित देश बन पाए। क्वेश्चन नंबर 443 है। कक्षा शिक्षण की सफलता का क्या रहस्य है? कक्षा में पूर्ण अनुशासन, शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगठित संवाद,
दृश्य सामग्री की उपस्थिति या श्यामपट्ट का प्रचुर प्रयोग। तो कक्षा शिक्षण की सफलता का जो रहस्य है वह है शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि छात्रों और शिक्षक के मध्य जो संबंध है वो मधुर रहे और लगातार बातचीत संवाद की जो प्रक्रिया है वो चले। क्वेश्चन नंबर 444 है, शिक्षक विधियों का या शिक्षण विधियों का लाभ है शिक्षण रोचक बन जाता है, शिक्षण सरल किंतु प्रभावशाली बन जाता है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में आकृष्ट रहता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 445 है, शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 446 है, वह शिक्षक अध्यापन में सफल होंगे जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, अपने विषय का ज्ञान हो, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 447 है, कक्षा शिक्षण में शिक्षक को छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, या अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, या अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। तो ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, ये तो सेंटेंस ही नहीं सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक हैं, जो बच्चों को पता है उसके बारे में उन्हें और नॉलेज दें, फिर जो नहीं पता है वहां पर लेकर के जाएं। तो इस तरीके से बच्चों को जो नहीं पता है उसके बारे में भी जान जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 448 है, खेलों के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है या समूह प्रवृत्ति को बढ़ाती है। तो अगर हम बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो बच्चे उसको जल्दी सीख जाते हैं, तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 449 पर आते हैं, शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 450 पर आते हैं, छात्र करके सीखते हैं, प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, छात्र देख कर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं, या उपरोक्त सभी। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें हम ना कुछ देखते भी हैं और कुछ ना कुछ अनुभव भी तो करते हैं कि हमने कुछ नया प्रयोग किया, कुछ सीखा। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे अधिक से अधिक अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को। वीडियो शुरू होने से पहले आप जरूर शेयर कर दिया करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो हम बनाते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को सही देखते रहे। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए। सारे वीडियोस को भी ऐसे ही देखते रहिए और लगातार आपके लिए नए नए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, सारे वीडियोस को देखिए और ऐसे ही हर एक विषय को की तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि रेगुलर आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सभी के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देखिए और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से टीयूसी लिखा हुआ हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।